दर्पणम का अपना बहुत ही अहम स्थान है। और अभिनय दर्पणम अगर हम ठीक से हमें पता है तो हमें थियरी और प्रैक्टिकल सब मिलके एटलीस्ट 100 मार्क्स का अभिनय दर्पणम के ऊपर ही आता है। तो इसलिए उसका बहुत ज्यादा अपना महत्व है। ये तो लौकिक हो गया। अलौकिक में ऐसा है कि दिस इज अ जेस्चर लैंग्वेज। वॉट एवर हम करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं, तो ये हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम वही लाइन रिपीट होती रहती है, दोहराते रहते हैं, और हम अपने जेस्चर लैंग्वेज से, हस्त मुद्राओं के लैंग्वेज से, जैसे हमने देखा मुखर्ज अभिनय, आगे का अभिनय, इस प्रकार से हम कम्युनिकेट करते हैं ऑडियंस के साथ। तो अभिनय दर्पणम मतलब क्या है? इट इज मिरर ऑफ जेस्चर्स। तो आचार्य नंदिकेश्वर ने दूसरी या तीसरी शताब्दी में अभिनय दर्पणम लिखा। और बहुत सारे लोग जैसे हमेशा कहते हैं कि ये नंदिकेश्वर मतलब वही है जो शिवजी के शिष्य है तंडु, और वही नंदिकेश्वर है, और इस प्रकार से है। तो ये मिथ है, ये तो कुछ नहीं है, ये वो शायद अलग है, ये अलग है। ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में स्थित एक आचार्य थे जिन्हें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर बहुत ज्यादा विश्वास था, बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, और उन्होंने ये सेकेंड या थर्ड सेंचुरी में लिखा। कोई कोई कहते हैं 12वीं शताब्दी में लिखा है। तो अलग अलग ये है, लेकिन ये प्राचीनतम ग्रंथ है और उसमें 324 श्लोक है। जब हम यूनिवर्सिटी के लिए ये पढ़ते थे तो हमने पूरे 324 श्लोक जो है वो बाय हार्ट कर लिए थे। पूरे 4 साल हमें अभिनय दर्पणम था और हमें बाय हार्ट करने के लिए था। तो हमारा पूरा मतलब हम एवरी डे वी यूज टू बाय हार्ट द श्लोकस। और मैं तो मुंबई में वो सब पढ़ा करती थी, तो मैं अपने घर से निकलती थी तो बस से फिर ट्रेन, ट्रेन से फिर बस, और इस प्रकार से मैं जुहू जाती थी। तो मैं क्या करती थी, वो जो बस के टिकट्स होते थे उसके पीछे एक श्लोक बराबर आता था, और मैं वो श्लोक लिख के रखती थी। और जैसे ही मैं जर्नी, ट्रैवल वाज द बेस्ट थिंग, क्योंकि मुझे इतना ट्रैवल करके, कम से कम जाते वक्त 1 घंटा और आते वक्त 1 घंटा, इतना ट्रैवल करके मैं कॉलेज पहुंचती थी। तो मैं ऐसे सब लिख के लेके जाती थी मेरे पास, और मैं पूरा वो ट्रैवल में एक श्लोक, जाते वक्त एक श्लोक, आते वक्त, ऐसे करते करते हमने 324 श्लोक जो है वो बाय हार्ट कर लिए थे। तो मैं चाहती हूँ कि जो नृत्य के संशोधक हैं, नृत्य के अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभिनय दर्पणम का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि नाट्य शास्त्र जो है वो खैर नाट्य के लिए है, नाट्य अंगों के लिए है। सो अलग अलग तरीके से 36 चैप्टर्स में नाट्य के बारे में सोचा है, जैसे कि रंगभूमि है, रंगमंच है, नायक नायिका है, अलग अलग रस भाव है जो हमने कल देखे, अभिनय है। तो इस प्रकार से हम नाट्य के बारे में जो भी है वो नाट्य शास्त्र में है। इट इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रामा। लेकिन आचार्य नंदिकेश्वर जी का अपना एक स्थान इसलिए है कि उन्होंने ये सब नृत्य के लिए लिखा है। और जैसे मैं ले रही हूँ पूरे अपने लेक्चर सीरीज में, तो वो सब क्लासिकल, ऑल क्लासिकल डांस के लिए है। तो इसलिए अभिनय दर्पणम भी ईच एंड एवरी क्लासिकल डांस के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अभिनय दर्पणम नृत्य के लिए खास तौर से लिखा गया ग्रंथ है, और उसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हम कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, या फिर आजकल डांस क्रिटिक भी बहुत कम है, तो डांस क्रिटिक बनने के लिए भी ये अगर हमें पता चले तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अहम बात है। तो उसमें शुरुआत ही होती है शिव की आराधना से होती है। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुम सात्विकम शिवम। मतलब यहाँ पे 4 प्रकार के ये है, यही है जो आपने अभी जो लिखा ना सर, वही मैं सबको बताने वाली हूँ कि मनमोहन घोष जी का जो अभिनय दर्पणम है
वो वही आप सिलेबस के लिए रखिए, वही आप फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभिनय दर्पणम के मैंने उसका ट्रांसलेशन भी देखा हुआ है, तो अलग अलग और गलत तरीके से भी बहुत जगह पर ट्रांसलेशन होता है, तो उस वो हमें मिसगाइड कर सकते हैं। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन अच्छी तरह से हो, और इस प्रकार से ये मनमोहन घोष जी का जो है वो सबसे अच्छी कॉपी इसकी है। तो पहले तो आता है आंगिकम भुवनम यस्य, जिनका आंगिक मतलब शरीर पूरी पृथ्वी है, इज ओमनी प्रेजेंट। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम, सब जो लिटरेचर है दैट इज ऑन द टिप ऑफ हिज टंग। आहार्यम चंद्र तारादि, जिन्होंने आहार्य मतलब पोशाक, जिन्होंने चंद्र और तारों का जो पोशाक है वो धारण किया है। तम नुमा सात्विकम, जो पायस है, जो प्योर है, वही शिव को हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य नंदिकेश्वर ने शुरुआत के श्लोक में ही 4 अभिनय प्रकारों का जिक्र किया है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, जो हमने कल भी देखा, परसों भी देखा। वही बिल्कुल पहला जो श्लोक है वो इसका आता है, जिसे उन्होंने नमस्क्रिया के नाम से कहा है। तो अगर हम विशारद या अलंकार की एग्जाम देते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की कोई भी एग्जाम अगर हम दे रहे हैं, तो उसके लिए अभिनय दर्पणम का एक क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा, और वो कम से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें, अगर ये हम शुरुआत के श्लोक से लेके अगर हम वो लिखें, या फिर वो श्लोक बायहार्ट करें और ठीक से हम लिखें, तभी उसका अच्छी तरह से हमें उसके मार्क्स भी मिल सकते हैं। और ये मार्क्स तो खैर मैं हमेशा कहती हूँ जैसे वो साइड इफेक्ट हो गया, लेकिन अगर हमें अच्छा डांसर बनना है, अच्छा अभिनय करना है, तो उसकी जो की है, जैसे हम गुरु किल्ली कहते हैं ना, जो उसकी जो की है वो अभिनय दर्पणम में है। तो अभिनय दर्पणम अगर हम पूरा निचोड़ कर पी जाए, तो हमें बहुत अच्छा हम एक्सप्रेस कर सकेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस के दिल को छू सकेंगे, और डिफरेंट हैंड जेस्चर से हम ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो ये बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है। तो पहला शुरुआती आप नमस्क्रिया से कीजिए। नमस्क्रिया जो भी है, आपको संस्कृत श्लोक लिखना पड़ेगा या संस्कृत श्लोक बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। वो श्लोक जब आप लिखते हैं तो संस्कृत भाषा भी अच्छी तरह से आपको लिखना आनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें वो श्लोक लिखना है। उसके बाद हमें नाट्योत्पत्ति अलग अलग आता है, आप लिख सकते हैं उसमें क्या क्या आता है अभिनय दर्पणम में। तो एक तो नमस्क्रिया हो गया, फिर आप लिख लीजिए नाट्योत्पत्ति, फिर नाट्य प्रशंसा, फिर अभिनय भेद, फिर नाट्य नृत्य और नृत्य की डेफिनेशंस, सभापति लक्षणम या सभा लक्षणम भी है, मंत्री लक्षणम भी है। ये आप लिखते जाइए या आप बोलते जाइए, तो फिर सबको पता चलेगा कि आपने ठीक से ये इसकी पढ़ाई की हुई है। ठीक है। फिर आएगा पात्र लक्षणम। पात्र मतलब क्या? नर्तिका। उसे पात्र संज्ञा जो है वो अभिनव गुप्त ने अपने अभिनव भारती में दी है। पात्र मतलब होल्डर। सभा लक्षणम के बाद आता है पात्र लक्षणम। पात्र मतलब क्या? वेसल या ग्लास या होल्डर। तो हम क्या है? जस्ट होल्डर्स है, मीडियम है। तो उसके अंदर जो भी हम शरबत या चाय या कॉफी जो भी डालते हैं,
तो उसका आस्वाद कौन लेता है? ऑडियंस। तो हम क्या है? हम जस्ट होल्डर्स है, और उसका जो सेंटिमेंट्स है, रस है, उसमें उसमें जो रस भाव डाला गया है, तो उसका रसास्वाद कौन लेता है? ऑडियंस लेता है। इसीलिए उसे पात्र कहते हैं। तो कितनी सुंदर संकल्पना है अभिनव गुप्त की, कि पात्र मतलब क्या? जस्ट होल्डर। तो पात्र लक्षणम, पात्र मतलब नर्तिका, उसके लक्षणम कैसे, लक्षण कैसे होने चाहिए, नर्तिका कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, वो भी उन्होंने लिखा है। वर्जनीय पात्राणी, वो कैसे नहीं होनी चाहिए वो भी लिखा है। तो ये पात्र लक्षणम जो है वो जो बाह्य रूप है उसके लिए है। तो नर्तिका इस प्रकार से होनी चाहिए, लगनी चाहिए, तभी ऑडियंस को वो देखने में प्रसन्नता हो सकती है। फिर आता है पात्रस्य प्राणाः, पात्र के जो प्राण है वो कौन कौन से हैं वो भी लिखे हैं। तो बहुत ही मार्गदर्शक है ये, क्योंकि हमें वो जो एट्रीब्यूट्स है, जो गुण है नर्तिका के, वो हमें एक्वायर करने हैं, वो हमें अपने आप में ढालने हैं। इसका बहुत अच्छा मार्गदर्शन नंदिकेश्वर जी ने किया है, जिसमें पात्र प्राणाः। फिर किंकिणी लक्षणम, मतलब घुंघरू कैसे होने चाहिए, वो भी इतना, ये सब इसीलिए मैं कहती हूँ ये अभिनय दर्पणम अगर आप एक ग्रंथ ठीक से बहुत बखूबी आप अगर पढ़ ले और उसके ऊपर विचार विमर्श करे, या वो बाय हार्ट करे, या वो प्रेजेंट करने की कोशिश करे, इसीलिए तो किसी भी सिलेबस में अभिनय दर्पणम का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, जो भी हो कोर्स हो, भरतनाट्यम का हो, कथक का हो, कथकली का हो, कुछ भी हो, उसके लिए ये बहुत ही अहम है। तो इसीलिए है क्योंकि वो घुंघरू कैसे होने चाहिए, उसके उसका साउंड कैसे होना चाहिए, वो किस प्रकार से बांधनी चाहिए, हर चीज, एक एक चीज नंदिकेश्वर जी ने बताई है, और वो आज तक सही साबित हुई है। आज तक हम उसका अगर प्रयोग करें, उसका मार्गदर्शन ले उसका, तो हम बहुत अच्छी नृत्यांगना बन सकती है। फिर आता है शिर, दृष्टि और ग्रीवा, जैसे हेड मूवमेंट्स है, वो भी इतना मैं सब आपको भी जितना भी हो सके टाइम लिमिट में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि बहुत ही बढ़िया उसमें है कि हम अलग अलग शिर करते हैं, समम, उद्वाहितम, अधोमुखम, आलोलितम, द्रुतम। तो ये भी अगर द्रुत शिर है तो हम कितनी चीजें इसमें हम बयां कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, और जैसे मैंने कहा कि पूरा कोडिफिकेशन है, पूरा हम उसके रूल्स और रेगुलेशन है, उसका पूरा साइंटिफिक कोडिफिकेशन है, जिससे हम हमें पता चले कि इसका ये नाम है, इसका ये इसकी संज्ञा ये है, इसका डेफिनेशन ये है, ये पूरा हम ठीक से उन्होंने बताया। इसलिए मैंने खास तौर से इस लेक्चर सीरीज में बहुत ही अहम जो हिस्से है, जो हर डांस स्टाइल के लिए अच्छे हैं, वो मैंने इसीलिए चूज किए हैं। तो शिर है, दृष्टि भेद है, दृष्टि भी सिर्फ साची दृष्टि करेंगे तो भी उसमें हम कई सारी चीजें अभिनय में कर सकते हैं, और हर चीज अभिनय दर्पणम में बताई हुई है। तो सिर्फ हम ऐसे सोचे कि बस ये हमारी भगवत गीता है और उसी तरह से अगर हम पालन करेंगे तो हम अच्छे डांसर बन सकते हैं, अच्छे सिखा सकते हैं बच्चों को, अच्छा ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं डांस के बारे में, और अच्छा ऐसे लेक्चर सीरीज और या फिर हम किसी को संबोधित करके ले सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम तो हमेशा, हमारा श्लोक का एक तो लेक्चर रहता था और हम वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट, क्योंकि इसमें इतनी इतनी डिटेल्स है, इतनी सूक्ष्मता है कि हम उसको अगर एक्सप्रेशंस में डालेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से वो जो भी कवि के शब्द है वो हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर असंयुक्त मतलब सिंगल हैंड, और संयुक्त मतलब डबल हैंड। तो सिंगल हैंड जेस्चर्स के भी कितने सारे प्रयोग हैं, जो 28 हस्त, इन्होंने हस्त मुद्रा बताई है, नाट्य शास्त्र में अलग बताई है, यहाँ पे अलग है। फिर संयुक्त हस्त मुद्रा के लिए लेंगे तो वो 23 है, और वो दोनों हाथ मिला के अलग अलग ढंग से उन्होंने किए, उसके विनियोग भी बहुत ही
इंटरेस्टिंग किए हैं। तो अगर हम कोरियोग्राफ भी करना चाहेंगे, अलग अलग चीज़ें हम कोरियोग्राफ करना चाहेंगे, तो कोरियोग्राफर के लिए भी ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैसे हम एक्सप्रेस करना चाहें तो हम अटक सकते हैं कि यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे। तो मतलब उन्होंने ये भी बताया है कि सास के लिए कौन सा आसन है, ससुर के लिए कौन सा, ससुर ससुर के लिए कौन सा है, ननद के लिए कौन सा है। तो इतना इतना डिटेलिंग उसका किया हुआ है। तो अगर हमें कोई ऐसे बताना है तो हम मतलब बड़े भैया, छोटे भैया, ये सब बहुत ही बखूबी उन्होंने दिखाए हैं। तो अगर हमें दिखाना है कि राम है तो फिर उनके छोटे भाई हैं, या फिर भरत के बड़े भैया हैं, या फिर मदर है, फादर है, ये जो है ये सास, ये सास और ये ससुर। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें हैं, तो हम वो भी बता सकते हैं। फिर जाति भेद है, जाति भी बताई है, ब्राह्मण कैसे बताया जाता है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य भी बहुत सुंदर है कि एक हाथ से ये करके फिर वो करते हैं ना वेइंग मशीन, तो उसमें कैसे करते हैं, तो उसका वैश्य। फिर शूद्र है, वो अलग तरीके से शूद्र करते। तो इस प्रकार से जाति है। फिर वर्ण भेद है। फिर देवता हस्त है, गणेश जी का हस्त अलग है, गणेश जी अलग तरीके से करेंगे। दशावतार हस्त अलग है, मत्स्य, कूर्म, वराह। तो अलग अलग तरीके से हस्त कहाँ पे, और उसका स्थान भी बहुत अच्छा बताया उन्होंने। फिर पाद भेद उन्होंने बताए हैं कि किस प्रकार से मेन पाद भेद कितने हैं, उसके अलग अलग उपभेद कितने हैं, गति कैसे की जाती है, अगर टेम्परामेंट हमारा अलग हो तो किस प्रकार से गति में फर्क आता है, उम्र के हिसाब से कैसे फर्क आता है, अलग अलग अगर ये है पशु अलग अलग है, पंछी अलग अलग है, तो उनकी गति कैसे आएगी। तो इतना डिटेलिंग। चारी भेद मतलब चलना, चलने के भी कितने सारे प्रकार हैं। स्थानक, डिफरेंट स्थानक कैसे रहते हैं, अगर हम उत्तम कैरेक्टर कर रहे हैं तो हमारा स्थान कैसे रहेगा, मध्यम कर रहे हैं तो कैसे रहेगा, अधम है तो कैसे रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा मार्गदर्शन यहाँ किया गया है। जब मैं नृत्य अलंकार की एग्जाम दे रही थी तो मुझे हमें ऐसे आया था कि पाद भेद पर ही पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो उसमें पाद भेद है, मंडल है, स्थानक है, चारी है, गति है, उत्प्लवन मतलब जम्प्स है, या फिर भ्रमरी है, जो चक्कर लगाना, उसके भी अलग अलग नाम है। तो ये पूरे श्लोक अगर हमें बाय हार्ट है तो उसमें हम सब वो श्लोक लिख सकते हैं, उसके लिए हम स्केचेस बना सकते हैं। और अगर ये ठीक से करेंगे तो हमें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलना निश्चित है, क्योंकि उसमें कुछ ये अगर हम ठीक से संस्कृत लिखेंगे, ठीक से उसको उसका जो मीनिंग है वो बताएंगे, और ठीक से अगर हम उसका स्केचेस निकालेंगे तो फिर हो गया हमारा पूरा। और हम ये भी उस पर ये भी टिप्पणी कर सकते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए किस प्रकार से यूज करते, तो हमारा जो आंसर है वो दूसरे से अलग भी होगा। या फिर हम अपने अपने अगर हम भरतनाट्यम के लिए लिख रहे हैं तो मार्गम में हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, कैसे खड़े रह के, फिर हाफ सिटिंग, फिर फुल सिटिंग, अरमंडी, मुरुमंडी, स्थानक, इस प्रकार से हम कैसे करते हैं। तो अगर हम वो डिटेलिंग करें तो हमें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलना निश्चित है। वो है। फिर ताल का सेशन है, तो ये सब हमें मार्क्स देने वाली चीजें हैं, तो वो हमें करना है। और मार्क्स तो है ही, खैर मैं हमेशा कहती हूँ वैसे मार्क्स तो सब साइड इफेक्ट्स है। हमें अच्छा डांसर बनने के लिए ये सब सही मायने में पता हो, क्योंकि उसको हम हस्त शुद्ध कहते हैं। जैसे मैंने कल अंग शुद्ध के बारे में जिक्र किया, वैसे हस्त शुद्ध होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर हम अलग कुछ करना चाहते हैं, ये तो है राक्षस के लिए ऐसा हस्त है, अगर हम राक्षस यहाँ पे करेंगे या यहाँ पर करेंगे तो फिर वो उसका स्थान बदल हो जाएगा, और वो कुछ अलग ही मीनिंग फिर ऑडियंस के लिए वो बताएगा। तो इस प्रकार से उसका स्थान भी फिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर यही हस्त है यहाँ पे है तो
अलग है, यहाँ पे है तो अलग है, यहाँ पे है तो अलग है, यहाँ पे है तो अलग है, यहाँ पे है तो अलग है। इस प्रकार से अलग अलग चीजें इसमें आती है, तो इसके लिए उसका भी स्थान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर हम करते हैं तो इसका ये कुछ मीनिंग है इसमें। सेम कटका मुख अलपद्म, अगर हम डांस में करते हैं, ये अगर करते हैं या फिर ये करते हैं, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, वो शोभा हेतु है। तो वो भी बताया है। 13 डिफरेंट प्रकार के नृत्य हस्त भी उन्होंने बताए हैं। नाट्य, नृत्य और नृत्य की डेफिनेशन तो बताए हैं। नवग्रह हस्त बताए हैं, 9 ग्रह है उनके लिए अलग अलग प्रकार के हस्त है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो है बाय हार्ट करना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। तो हम उसे अगर हम एंजॉय करते करेंगे, या फिर दिन में एक 15 मिनट अगर हम श्लोक के लिए देंगे, तो ये भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि डांसर की जबान साफ होना भी बहुत जरूरी है। तो संस्कृत अगर हम ये श्लोक पठन करेंगे, अगर अर्ली मॉर्निंग ये पठन करेंगे, तो हमारी जुबान भी साफ हो सकती है, हम अच्छी तरह से ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी उसका एक साइड इफेक्ट जो मैं बोलूँगी वो है। फिर गति भेद है, मैंने जैसे बताया, मंडल, उत्प्लवन, भ्रमरी, चारी, ये सब अभिनय दर्पणम में वर्णित है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है। और ऐसे कहते हैं कि आचार्य नंदिकेश्वर रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य रह चुके हैं। मतलब जो भी नाट्य शास्त्र में बताया है, अभिनय दर्पणम में उन्होंने उसे आगे लेके वो गए हैं, और वो खास तौर से नर्तिकाओं के लिए या नर्तकों के लिए वो महत्वपूर्ण है। और प्राचीन और तत्कालीन जो नृत्य मुद्राएं हैं, वो अच्छी तरह से वो यहाँ उन्होंने बयां की है, ये अच्छी तरह से लिखी है। तो हम उसको गाइड जैसा यूज कर सकते हैं, उसका पूरा मार्गदर्शक है। तो और ऐसे भी है, कई सारे नंदिकेश्वर, आचार्य नंदिकेश्वर के नाम से कई सारे लोग भी जाने जाते हैं। और जैसे कि हम अगर किसी चीज को संशोधन कर रहे हैं, तो ऐसे भी होता है, क्योंकि नाम कॉमन हो सकता है, और लेकिन ये जो आचार्य नंदिकेश्वर जिन्होंने अभिनय दर्पणम लिखा है, वो सही मायने में उनके बारे में हमें लिखना है। तो ये हो गया। फिर आंगिकम का पूरा हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, नाट्य वेदम ददौ पूर्वम भरताय चतुर्मुखः ततश्च भरत सार्ध गंधर्वा रसोगणे। मतलब क्या है कि जो उन्होंने ये भी पूरा लिखा है, जैसे गुरु परंपरा लिखी जाती है, तो उस प्रकार से उन्होंने लिखा है। पहले तो शिवजी ने उसका वो सोचा, फिर तंडु अपना जो शिष्य है उसे सिखाया, फिर तंडु ने भरत मुनि को सिखाया, भरत मुनि ने अपने 100 शिष्यों को सिखाया, और फिर वो पृथ्वी पर नृत्य आ गया है, तो वो तांडव के नाम से जाना जाता है। और जो पार्वती ने जो ग्रेसफुल मूवमेंट्स लेके लास्य लिया, और लास्य फिर उन्होंने उषा को सिखाया, उषा ने सौराष्ट्र की स्त्रियों को सिखाया। ये सब जो वर्णन है वो अभिनय दर्पणम में आता है, बाकी जगह पे ये वर्णन नहीं मिलता। तो इस प्रकार से जैसे गुरु परंपरा बताते हैं वो बताए हैं। तांडव के प्रकार, अगर हम तांडव के हम देखेंगे डांस स्टाइल्स, तो वो है भरतनाट्यम है, फिर कुचिपुड़ी है, कथकली है। लास्य के देखेंगे तो ओडिसी है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है। तो इस प्रकार से मतलब कम ज्यादा रहेगा, लेकिन ज्यादा लास्य है, ज्यादा तांडव है, इस प्रकार से ये है। तो ये सब इन्होंने वर्णित किया हुआ है। देन मैंने जैसे कहा कि 4 वेदों से कैसे पंचम वेद बना, वो भी अभिनय दर्पण में नंदिकेश्वर जी ने लिखा हुआ है, जो हमें अलग किसी और जगह पे नहीं मिलता है। तो इसलिए भी ये बहुत अहम है। ऋग्यजु साम वेदेभ्यो वेदाचार्थर्वण क्रमात् पाठ्यम चाभिनयम गीतम रसान संगृह्य पद्मजा। मतलब ऋग्वेद से क्या लिया है, सामवेद से क्या लिया है, यजुर्वेद से क्या लिया है, अथर्ववेद से क्या लिया है, वो सब करके पंचम वेद कैसे बना है, ये सब मतलब उसमें इतिहास भी है, उसमें परंपरा भी है,
उसमें कोडिफिकेशंस भी है, रूल्स और रेगुलेशंस भी है, किस प्रकार से हस्तों का प्रयोग करना है वो भी लिखा है, किस प्रकार से पात्र हो, अगर पात्र लक्षणम हम देखेंगे तो तन्वी रूपवती श्यामा पीनोन्नत पयोधरा प्रगल्भा सरसा कांता कुशलाग्रह मोक्षयोः विशाल लोचना गीतवाद्य तालानुवर्तिनी परार्घभूषा संपन्ना प्रसन्न मुख पंकजा एवं विध गुणोपेता नर्तकी समुदीरिता। नर्तकी को क्या क्या चाहिए, वो छरहरा बदन चाहिए, रूपवती चाहिए, श्यामा, ब्लैक इज ब्यूटीफुल इन आवर इंडिया, तो श्यामा चाहिए, हीनोन्नत पयोधरा चाहिए, वो उसको सुगठित शरीर चाहिए, एकदम दुबली पतली भी हो तो भी वो ठीक नहीं है, तो इस प्रकार से सुगठित शरीर वाली चाहिए, विशाल लोचना चाहिए, वो उसके आईज से वो एक्सप्रेस कर सके कि क्या वो कहना है, उसके चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि वो ऑडियंस को अगर उसका डांस देखना है तो वो भी अच्छा, उसका अपीयरेंस कैसे होना चाहिए वो भी उन्होंने बताया है। और फिर ये पात्र लक्षण हो गए, पात्र प्राणा कैसे है, तो जव स्थिरत्वम रेखा च भ्रमरी दृष्टिरेश्रमा मेधा श्रद्धा वचो गीतम पात्र प्राणाः दश स्मृताः। मतलब क्या है, जव मतलब चपलता, उसमें चपलता होनी चाहिए, चपलता होने के साथ साथ स्थिरत्व भी होना चाहिए, एक जगह अगर पोज लेके खड़े रहे तो वो पूरा ट्रेमर्स नहीं होना चाहिए, पूरा स्थिर चाहिए, तो चपलता भी जितनी जरूरी है उतना स्थिर रहना भी जरूरी है। जब स्थिरत्वम रेखा च, अभी भरतनाट्यम अगर देखें तो वो दैट इज द आर्ट ऑफ लाइंस, तो पूरे लाइंस हम कैसे बनाते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइंस की कला है, क्योंकि उसको हम पूरा स्केच कर सकते हैं, ये है भरतनाट्यम, तो उस प्रकार से भी हम करते हैं, तो वो भी एक चीज है। जब स्थिरत्वम रेखा च भ्रमरी मतलब चक्कर लगाना, जो अगर हम देखें तो कथक में ज्यादा है, लेकिन भरतनाट्यम में भी अलग अलग तरह के भ्रमरी उन्होंने बताए हैं कि खड़े रह के कैसे चक्कर लगाने, एक पाद भ्रमरी एक पैर लेके कैसे घूमना है, कुंचित भ्रमरी कुंचित पैर करके फिर कैसे घूमना है, तो अलग अलग, अगर हम एनिमल्स दिखा रहे हैं तो अलग प्रकार से है, अगर हम रावण दिखा रहे हैं तो आकाश भ्रमरी, दोनों पैर ऐसे करके फिर घूम के फिर ऐसे में करना है, तो रावण ने जब सीता को लेके जा रहे थे तो वो आकाश भ्रमरी कर रहे थे, तो इस प्रकार से हम कौन सा कैरेक्टर करते हैं उस प्रकार से भी भ्रमरी है, या फिर जस्ट ब्यूटिफिकेशन के लिए भी भ्रमरी है, तो वो हमें यहाँ पे उसके हर चीज का नाम है, हर चीज का बयां किया है कि किस प्रकार से उसे करना है, तो इस प्रकार से वो भ्रमरी का भी हो गया, तो ऐसे अलग अलग ये इसमें उन्होंने बताया है। जव स्थिरत्वम रेखा च भ्रमरी दृष्टि, यहाँ पे ये भी लिखा है उन्होंने, यतो हस्तस ततो दृष्टि, यतो दृष्टिस ततो मनः, यतो मनस ततो भावो, यतो भावस ततो रसः। अगर ये नाट्यक्रम करके बताया है, अगर यही सिर्फ यही 2 लाइंस पे मैं पूरा 7 दिन का वर्कशॉप इसमें ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत अहम चीजें अब नंदिकेश्वर जी ने इन 2 लाइंस में भी बताई है, तो इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन भी आता है कि नाट्यक्रम के बारे में लिखिए, तो उसमें हम पूरा कितना कुछ लिख सकते हैं, यतो हस्तस ततो दृष्टि, जहां हमारा हाथ जाएगा, अगर आई शुड फॉलो द हैंड्स, ऐसे नहीं कि हाथ कहीं पे जा रहा है हम कहीं पे देख रहे हैं तो फिर ऑडियंस भी हमारी तरफ नहीं देखेगा, फिर यतो हस्तस ततो दृष्टि, यतो दृष्टिस ततो मनः, वो पूरे मन से करना है, हम जो भी कर रहे हैं eyes should follow the hands, वो पूरे मन से करना है उसको, अपने मन से उसे करना है, यतो दृष्टिस ततो मनः, यतो मनस ततो भाव, जहां मन है वहां भाव होना भी बहुत जरूरी है, हम कुछ अलग ही हैंड जेस्चर्स कर रहे हैं और कुछ अलग ही भाव अगर हम कर रहे हैं तो वो मैच नहीं होगा, तो वो मैच होना भी बहुत जरूरी है, यतो मनस ततो भाव, और अगर ये सब ठीक से हुआ, भाव अगर रंगमंच पे हमें दिखाई दे, तभी ऑडियंस में जाके रस निष्पत्ति होगी, तो
तो यतो भावस ततो रसहा, जब ये सब करके, जैसे इसको रस सूत्र जैसे मैं कल कह रही थी, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, तो ये भी उन्होंने नाट्यक्रम ऐसे दिखाया कि कहाँ से शुरू होता है, हस्त से शुरू होता है, फिर मन, मन से फिर भाव, और भाव से फिर रस, तो रस इफेक्ट है जो ऑडियंस में आएगा। तो इस प्रकार से नंदिकेश्वर ने कुछ अलग पहलू हमारे सामने रख दिए हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो उस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। फिर नाट्य, नाट्य क्या है, नाट्यम तन्नाटकम चैवम पूज्य पूर्व कथा युद्धम। नाट्य मतलब क्या है, जिसमें हम कथा, अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके कथा हम बयां करते हैं, तो वो हो गया नाट्य। कल मैंने कहा नृत्य क्या है, वो भी अभिनय दर्पणम से ही लिया था, भावाभिनय हीनम तु नृत्यमित्य विधीयते, जिसमें भाव या अभिनय का अभाव है वो नृत्य कहलाता है। नृत्य क्या है, रसभाव व्यंजन आदि युक्तम नृत्य मितीर्यते, जिसमें रस है, जिसमें भाव है, जिसमें अलग अलग किरदार है, तो वो सब हो गया नृत्य। तो इस प्रकार से हम इन्होंने ये सब बताया है, भरत मुनि ने जो बताया है वो अपने तरीके से और खास तौर से नाट्य के बारे में बताया है, और नंदिकेश्वर जी ने अभिनय दर्पणम में नृत्य के बारे में बताया है। तो अगर हम इसको गाइड जैसा फॉलो करेंगे, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है, क्यों इसका इतना महत्व है, अगर हम गाइड जैसा फॉलो करेंगे तो उसमें पूरा उन्होंने नॉट ओनली थियोरी फॉर प्रैक्टिकल्स उन्होंने पूरा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें करना है। फिर सभा कैसी होनी चाहिए, सभा लक्षण, सभा कल्प तरुर्भाति वेद शाखोपजीविता शास्त्र पुष्प समाकिरणो विद्वत भ्रमर शोभिता। तो सभा कैसी होनी चाहिए, सभा जैसे कल्प तरु जैसे है कि हमें जो भी चाहिए वो हमें नृत्य के प्रोग्राम में मिलेगा, इस प्रकार से वो कल्प तरु जैसा है, जो भी विश हम मांगेंगे वो पूरी होगी। फिर वेद शाखा, उसका शाखा क्या है, वेद है, पूरे वेदों के ऊपर ही आधारित है जो भी हम करते हैं। तो वो भी है कि वेदों का विजुअल ट्रांसलेशन, वेद शाखोपजीविता शास्त्र पुष्प समाकिरणों, उसके फुल कौन से हैं, तो पूरा शास्त्र है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें शास्त्र है, रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हैं। हाँ, तो वो पुष्प जो है वो शास्त्र है। एंड विद्वत भ्रमर शोभिता, इतना सुंदर उन्होंने बताया कि विद्वान लोग जो आगे बैठे हुए ऑडियंस है वो बिल्कुल भ्रमर के जैसे है, मतलब वो बखूबी जानते हैं कि फूलों से हनी या कैसे लिया जाता है, शहद कैसे लिया जाता है, और फूलों को हम कुछ नुकसान न पहुंचाते हुए। तो जो, जैसे मैं कल कह रही थी, जो जानकार है, जो समझते हैं और जो उसको एंजॉय करना जानते हैं, उस प्रकार से विद्वान, विद्वत भ्रमर शोभित है, विद्वान लोग जो है वो सामने होना बहुत जरूरी है। और हमने ये किया जब स्थिरत्वम रेखा, तो हमने पूरा देखा है कि जैसे पात्र लक्षणम क्या है, यतो हस्त सतो दृष्टि, 4 प्रकार के अभिनय हमने देखे। तो शिरोभेद भी उन्होंने कहा है, जो हमें सबको पता है, समम उद्वाहितम अधोमुखम आलोलितम द्रुतम कंपितम परावृत्तम उत्क्षिप्तम परिवाहितम। अगर उसके विनियोग देखे तो इतने सुंदर है कि नास्तीति वचने भूय पार्श्वदेशावलोकने, मतलब जो हम ये बोलते हैं ना, ना बोलते हैं तो हम अलग अलग तरीके से ना बोल सकते हैं ना, कि अलग अलग तरीके से ना बोल सकते, या फिर तो नास्तीति वचने नो, पार्श्वदेशावलोकने, तो हम अगर पीछे देखना है मुड़ के तो भी हम ये इस शिर का प्रयोग करते हैं। जनाश्वासे, मतलब किसी को अगर कुछ मिसहैप हो गया है तो हम कहते हैं ना कि कितना ऑब्जर्वेशन किया होगा उन्होंने कि अगर हम ये कोई, अगर हम ये कुछ मिसहैप देखते हैं, कुछ एक्सीडेंट देखते हैं, कुछ किसी को लग गया तो हमें बहुत बुरा लगता है, तो हम इस प्रकार से करते हैं, बराबर है।
तो उसको डांस आता है या आना चाहिए ऐसे कुछ नहीं है। हम जनरल भी लोग जो है वो कहेंगे कि अरे अरे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, ये जो है। तो जनाश्वासे विस्मय भी है ना, कि या ये भी है या फिर ये भी है। विस्मय, तो ये भी हम कर सकते हैं कि कैसे विस्मय दिखाएंगे, तो उस प्रकार से भी हम कैसे कर सकते हैं। फिर विषादे निप्सिते तथा, फिर अगर दुख है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, ये जो है भावना। तो विषादे शीतार्थे, वो भी कितना सुंदर बताया कि अगर ठंड लग रही है तो कितना वो सोचा है कि ठंड लगती है तो ये कैसे अपने आप हिल जाता है ना, तो ये भी है। तो अगर हमें डांस में बताना है तो हमें इस शेर का प्रयोग करना पड़ेगा। उसका भी नाम है, क्या नाम है उसका, धुतव, ये भी नाम है। तो इस प्रकार से हम कैसे करते हैं, ठंड लग रही है, तो ये भी है। फिर भीते, मतलब भय है, तो हम जो घबरा गया है जो इंसान, वो ऐसे ऐसे देखेगा ना, वो सिर्फ ऐसे नहीं देखता रहेगा, वो ऐसे ऐसे देखेगा कि यहाँ से कोई आ रहा है या फिर यहाँ से कोई आ रहा है। तो इस प्रकार से द्रुत शिर हम उसमें भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार से है। या फिर पीता सवे तथा, मतलब अगर ज्वर है कि किसी को ज्वर हो रहा है, किसी को टेम्परेचर है, तो वो इस प्रकार से करते हैं। या कोई बीमारी है तो इस प्रकार से करते हैं। युद्ध कर रहे हैं तो फिर हम तो भी बहुत अलर्ट रहते हैं ना हम युद्ध के लिए, तो वो भी ऐसा है। हम युद्ध सिर्फ सामने लेके ही करेंगे तो यहाँ से कुछ भी आ सकता है ना, तो हमें पूरा अलर्ट रह के, तो ये शिर जो है उसका प्रयोग होता है। यत्ने, कितना उन्होंने, इसलिए मैंने खास तौर से ये चुना कि कितना उन्होंने ये किया है, यत्न करना है, किसी प्रयत्न करना है। अगर हम किसी को ऐसे लेके ये करते हैं तो हम, अगर कितना उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि अगर ये उठाते हैं तो हम, तो ये है। तो अगर धनुष जैसे जो राम सीता स्वयंवर में आए थे, तो धनुष उठाने के लिए अलग अलग तरीके से लोग प्रयास कर रहे थे। तो ये जो है वो, इसीलिए कोरियोग्राफी के लिए, अभिनय के लिए ये सब हम यूज कर सकते हैं, और वो पूरा कोडिफाइड है, इसलिए वो पूरा क्लासिकल है। तो इस प्रकार से युद्धे यत्ने निषेध, अमर्ष निषेध, नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, निश्चय करके निषेध, अमर्ष है। हम अपने आप हो जाता है ना, तो इतना इमोशंस है। पार्श्ववाने, चलो उस तरफ, मैं देखती हूँ तुम्हें। पार्श्ववाने, आह्वान करना। तो इस प्रकार से ये सिर्फ एक उदाहरण है, इतना सोच के उन्होंने लिखा है, इसलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम उसका प्रयोग करके हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से शिरोभेद का हो गया। अगर दृष्टि भेद हम लेंगे, सिर्फ एक ही दृष्टि भेद, अगर हमें ऐसे ही सब आज आपको सिर्फ एक एक बता रही हूँ, तो एक ही लेंगे तो हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ अनुवृत्त, हाँ, ऊपर और नीचे, ये जो है। तो उसके लिए क्या है, कोप दृष्टो, कोप दृष्टो, या प्रिया मंत्रे, प्रिया को बुलाना, इस प्रकार से, या अनुवृत्त निरीक्षणम, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये एक अलग हो गया। ग्रीवा भेदा अगर हम देखेंगे तो उसका भी अलग है कि स्नेहारंभे, ये जो है सुंदरी ग्रीवा है, तो स्नेह का आरंभ, इस प्रकार से है। या फिर
तथा यत्ने, यत्ने फिर अलग है ना, कि ऊपर उठाना भी हम इस प्रकार से करते हैं, या फिर किसी को यत्न करना है, किसी को ऐसे करके करना है, तो हम अपने आप ही अपने गर्दन हिलने लगती है। तो उसका उन्होंने जिक्र किया है और बहुत सुंदर तरीके से ये किया है। सम्यक अर्थ है मतलब प्रसन्नता अगर है तो प्रसन्नता के लिए भी हम ये कहते हैं कि, या फिर ठीक है, अनुमोदन है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं वो ठीक है, अनुमोद करते हैं। तो इस प्रकार से हर कोई, मतलब हम पूरा एनालाइज कर सकते हैं, नॉट ओनली नृत्य, हम नृत्य यानी अभिनय भी पूरा एनालाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अभिनय दर्पणम। तो इस प्रकार से ये हो गया। असंयुक्त हस्त अगर देखेंगे तो सिंगल हैंड जेस्चर, सिंगल हैंड जेस्चर्स में भी बहुत सारे हस्त हैं। मैं यहाँ पे एक हस्त लेना चाहूंगी। हाँ, उसमें भी अलग अलग रस है। तो अगर हम ये लेंगे, शिखर हस्त लेंगे तो कैसे है, मदने कारमुके, मतलब धनुष, कारमुके स्तंभे पिलर, निश्चय ठान लेना, पितृकर्मणि मतलब पितरों के लिए जब हम ये करते हैं तो ये हस्त यूज करते हैं। ओष्ठे प्रविष्ट रूपे च रदने मतलब टीथ, प्रश्न भावने, प्रश्न भी अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो ये हस्त बहुत कॉमन है। प्रश्न भावने, लिंगे शिवलिंग, नास्ति इति वचने, स्मरणे कुछ सोचना, अभिनयांतिके कटिबंधाकर्षणे च, ये कुछ ऐसे पहनना, परिरंभ विधिक्रमे। तो इस प्रकार से, और घंटा निनादे शिखरो युज्यते भरतारि, घंटा दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग, सिर्फ यही हस्त है, इसके कितने सारे मायने हैं, कितने सारे अर्थ है जो नंदिकेश्वर जी ने अपने अभिनय दर्पण में बताए हैं। अगर हम डबल हैंड, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो इतना ये हमेशा इतना अच्छा लगता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये कुछ चैलेंजिंग है और इस प्रकार से हम कितना कुछ कर सकते हैं। और ये सब हम करते थे, जैसे हमसा से हो गया, मांगल्ये सूत्र बंधे च उपदेश विनिश्चये रोमांचे मौक्तिकादौ च दीपवर्ति प्रसारणे निकषे मल्लिकादौ च चित्रे, चित्र अलग बनाते हैं, लेखन लेखन करते हैं तो अलग, यही हस्त है। तो लेकिन उसके कितने सारे आयाम हैं, कितने सारे प्रकार से हम कर सकते हैं। या फिर दंशे, दंशे किसी का दंश हो गया, या फिर जलबंधे, जलबंधारा हो गया। तो कितने प्रकार हम सिर्फ वही हस्त मुद्रा से हम कर सकते हैं। और वो अगर हम अच्छी तरह से उसको बाय हार्ट करेंगे तो हमें वो ठीक से हम कर सकते। अगर हम डबल हैंड जेस्चर्स लेते हैं तो पुष्पोपुट हस्त है, नीराजना विधौ वारि फलादिग्रहणेऽपि च संध्यायामर्घ्यदाने च मंत्रपुष्पे च युज्यते। मतलब अलग अलग हमें एक्सप्रेशंस बदलने पड़ते हैं। तो अगर मैं हमेशा कहती हूँ, वो मैं आज भी कहना चाहूंगी कि अगर हमें अभिनय, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि अभिनय के लिए हमें किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि नृत्य तो ठीक है, हमें पता है एक्सरसाइजेस करने हैं, हमें हाथ कैसे रखने हैं, पैर कैसे रखने हैं, तो ठोक ठोक के गुरुजी भी बताते हैं कि ये करो ये करो ये करो, हम कर सकते हैं। ताल में करना है, रट्टा मारना है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अभिनय के लिए हम किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, अभिनय के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे सोचेंगे तो मैं कहूंगी कि अभिनय दर्पणम का ठीक से आप सब श्लोक पढ़ लो, सब उसमें विनियोग जो है, खास तौर से जो मैंने अभी बताया, शिर दृष्टि ग्रीवा के विनियोग मैंने एक एक ही लिया था, लेकिन उसके जो विनियोग हम मैंने बताए, तो उस प्रकार से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, या फिर सिंगल हैंड जेस्चर,
पता का हस्त ही लेंगे तो उसके कितने सारे विनियोग है, और कितने प्रकार से हम सिर्फ ये एक ही हस्त हम कितने प्रकार से दोहरा सकते हैं, और वो कितना कुछ कहता है, और कितने एक्सप्रेशन है, कितने भाव है, कितने रस निष्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें अभिनय के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी है तो हमें, और हम सीरियस है उसके लिए और हम चाहते हैं, तो हमें ये सब बाय हार्ट करके ये जो विनियोग श्लोक है वो बार बार दोहराने हैं। अगर वो दोहराएंगे और आईने के सामने खड़े रह के हम वो हस्त शुद्ध भी करेंगे, और उसके हिसाब से हम एक्सप्रेशंस करेंगे, उसके हिसाब से अगर हम वो चाहेंगे, और हम अपना अपनी सोच भी कर सकते हैं, सिर्फ साची दृष्टि है तो इसमें हम कितना सारा कुछ बता सकते हैं, कि हम अष्ट रस भी उसमें बता सकते हैं कि अगर श्रृंगार है, या फिर वीर है, या फिर विभत्स है, या फिर रौद्र है, या फिर आश्चर्य है, या फिर भय है, कितने प्रकार सिर्फ एक दृष्टि से भी हम कर सकते हैं। तो ये तो सब एक्सरसाइजेस ही है डांस के लिए, अभिनय के लिए। तो अगर हमें अभिनय अच्छी तरह से करना है तो ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे फिर हमारा फेस भी मोबाइल हो जाएगा, हम अच्छी तरह से उसके हस्तों के लेके कर सकते हैं। हस्त और मुद्रा ये दो चीजें हैं। मुद्रा शब्द मुद से आया है, मुद मतलब आनंदी होना, आनंदित होना, हैप्पी होना, खुश होना। तो जैसे विष्णु है, शिव जी है, देवी है, जो खुश होके जिन्होंने उनके हस्त हो गए, और जैसे विष्णु के है, विष्णु के हस्त है, या शिवा के हस्त है, या फिर देवी के हस्त है, तो ये हस्त उनके आनंदी मुद्राओं से हो गए, तो इसलिए उसको मुद्रा कहते हैं। खुश होके जो किया वो मुद्रा है, और वो मुद्रा जब डांस में आती है तो उसका नाम हस्त हो जाता है। उसके ऊपर ही हम अलग अलग तरीके से हस्त कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया नवग्रह हस्त है, अगर हम ये दिखाना है, वायु दिखाना है तो कैसे है, सूरज दिखाना है तो कैसे है, गणेश दिखाना है तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी दिखाना है तो कैसे कर सकते हैं, पार्वती दिखाना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग हस्त से हम अलग अलग किरदार भी दिखा सकते हैं, देवता भी दिखा सकते हैं, दशावतार भी दिखा सकते हैं। मत्स्य कैसे है, कूर्म कैसे है, वराह कैसे रखते हैं, श्री राम के लिए कौन सा हस्त है, और षण्मुखली के लिए बराबर उल्टा कैसे हस्त है। तो ये सब अगर हम हमें पता है, तभी जाके हम कोरियोग्राफी के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑडियंस को बताने के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, और अपने आप में नृत्य के लिए, अभिनय के लिए अभिनय दर्पणम का अपना अहम स्थान है। तो हमेशा हमारा ऐसे हो जाता है कि, और अलग अलग जाति, जैसे मैंने बताया, अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग चीजें हैं, दशावतार के लिए बांधव हस्त अलग अलग है, राक्षस हस्त अलग है, ब्राह्मण के लिए अलग है, जैसे मैंने बताया, जैसे यज्ञोपवीत बताते हैं तो उस प्रकार से। और गति कैसे है, सिंह, ये गज गति कैसे है, सिंह की गति कैसे है, सर्प की गति कैसे है, भुजंगी गति कैसे है, और मानवी गति कैसे। तो इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने सब पूरा गाइड किया है हमें। और अगर हम चाहें तो इस प्रकार से अगर हम अपने आप में ढाल ले, जैसे मैंने कहा कि भ्रमरी अलग अलग किस्म के भ्रमरी है, तो उत्तम और मध्यम अधम कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग भ्रमरी का प्रयोग होता है। एक जगह से दूसरी जगह अगर आकाश मार्ग से जा रहा है तो अलग भ्रमरी है, जंप करके पूरा जाना है तो उत्प्लवन भेदा है, जो सिर्फ जंप्स है, उसमें इतने अलग अलग किस्म के सिर्फ जंप्स है कि किस प्रकार से हम कूद सकते हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस प्रकार से एक्शन को रिएक्शन में बदल सकते हैं, किस प्रकार से हम स्टोरी बता सकते हैं। तो ये सब भरत मुनि ने लिखा है नाट्य के लिए, और इन्होंने बताया है अभिनय दर्पण में अभिनय के लिए बताया है, नृत्य के लिए। सूर्य हस्त कैसे है, इंद्र हस्त कैसा है, फिर गुरु हस्त कैसा है, शुक्र हस्त कैसा है, राहु केतु के भी हस्त इतने इंटरेस्टिंग बताए हैं
कि राहु के लिए बाएं हाथ में सर्पशीर्ष है और दाएं हाथ में सूची है, या फिर यम हस्त है तो उनका ये कैसे है कि पाश लेके और ये करके। तो ये अगर अलग अलग चीजें हमें बतानी है, फिर कोई वाहन बताना है, जैसे शिव जी हो गए, या फिर मूषक वाहन है, गणेश जी हो गए, तो इस प्रकार से, या फिर सिंह पर बैठी जो देवी है वो वाहन, तो वाहन भी अलग अलग, हम व्हीकल्स भी अलग अलग बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हस्तों की भाषा है और वो बहुत ही सुंदर है, उसमें सूचकता भी है, सौंदर्य भी है, और कुछ कहते भी है, क्योंकि हमें तो नाट्य जैसे हम डायलॉग्स नहीं बोल सकते हैं, तो हमें सब जो है ये जेस्चर लैंग्वेज, जो हम बॉडी लैंग्वेज तो करते हैं, कल हमने मुखजा भी नहीं देखा, नयना भी नहीं देखा, वो तो हम करते ही है, लेकिन हस्ताभिनय का अपना अलग स्थान है, और उसी प्रकार से हम कवि के कविता का जो अर्थ है वो लोगों तक ले जाते हैं। तो इसलिए हस्त बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आप जितना पढ़ेंगे आपको उसका फायदा होगा, आप परफॉर्मेंस के लिए भी होगा, और जैसे मैंने कहा कि डिग्री या डिप्लोमा में 100 मार्क्स के लिए अभिनय दर्पण पर क्वेश्चन निश्चित है। तो पहले तो उसका इतिहास लिखना है, कौन से सेंचुरी में हुआ, नंदिकेश्वर जी के बारे में, फिर उसका अभिनय दर्पण में क्या क्या है आपने सब वो लिख लिया है, चैप्टर्स कौन से हमें लिखने चाहिए, और उसमें अगर हम जैसे मैंने आज किया असंयुक्त हस्त एक लेके उसके बारे में, शिर दृष्टि ग्रीवा का एक एक लेके विनियोग लेके उसके बारे में, पात्र लक्षणम, सभा लक्षणम, मंत्री लक्षणम, ये सब किंकिणी लक्षणम, ये सब उसके बारे में, फिर असंयुक्त संयुक्त, देवता हस्त, नवग्रह हस्त, दशावतार हस्त, गति भेद, पाद भेद, जाति भेद, कितने सारे बांधव भेद। तो ये अगर हम एक एक भी लिखेंगे तो हमारा पूरा जो आंसर है एग्जाम ओरिएंटेड भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसके ऊपर अगर हमें कुछ बोलना है, जैसे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस है या फिर हमें करके दिखाना है, तो इस प्रकार से हम सब ये कर सकते हैं, अलग अलग रस कर सकते हैं। और इसमें बहुत अहम मुझे लगता है, यतो हस्तस ततो दृष्टि, यतो दृष्टिस ततो मनः, यतो मनस ततो भावो, यतो भावस ततो रसा, ये जो श्लोक है नाट्यक्रम, ये सब अभिनय दर्पणम का सार है, निचोड़ है, ऐसे मुझे लगता है। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है या कल का भी रह गया है ऐसा अगर कुछ है तो हम पूछ सकते हैं, नहीं तो और आपको अभिनय दर्पणम मनमोहन घोष जी का वो ही आप फॉलो करें, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि अलग अलग उन्होंने लिखा हुआ है, तो शायद बहुत बार गलत भी लिखा है, तो उससे तो अच्छा ही है। आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, पूछिए। हम क्वेश्चन के लिए बहुत कम समय देते हैं, इसलिए आज ज्यादा समय दे रही हूँ। वेदिका जी का एक सवाल यहाँ पे है। हाँ, वो पहले ये करें, पहले वेदिका जी का सवाल ले, क्योंकि उन्होंने पहले सेशन में ही पूछा है, फिर उसके बाद माधुरी जी ने हाथ ऊपर किया था, फिर गार्गी जी का। ठीक है, सभा लक्षण नातर का है, ऐसा सभा लक्षण ऐसा कुछ पूछा है उन्होंने चैट बॉक्स में। के बाद मंत्री लक्षण है, मंत्री लक्षण। ओके, फिर माधुरी शिंदे जी का कुछ सवाल था, उन्होंने हाथ ऊपर किया था। मॅम मुझे एक पूछना था की जेव्हा आपण एखादा अभिनय करत असतो तेव्हा एक एकदा असं होतं की आपण पूर्ण त्यामध्ये हरवून जातो, एक एकदा कळत नाही की आपण तिथून बाहेर पडू शकत नाही, अशा वेळी काय करायचं? हे होणं अलाउच नाहीये, त्याच्यात आपण हरवून जाणं आपल्याला अलाउ नाहीये। मी ते कालच सांगितलं की आपल्याला साक्षी भावाने तिथे उपस्थित राहायला पाहिजे, आणि अभिनव गुप्ताने फार सुंदर सांगितले की तन्मयता पाहिजे त्याच्यात, त्याच्यात पूर्ण आपण सगळं जीव ओतून केलं पाहिजे, पण आपण त्याच्यामध्ये जर आपण हरवून गेलो तर ते प्रेक्षकांना मारक ठरू शकतं, प्रेक्षकांच्या रसास्वादामध्ये अडचण निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे तन्मयतेचा सुद्धा अभिनयच करायला पाहिजे, आणि स्विच ऑन स्विच ऑफ हे करता येणं
नर्तिकेला खूप आवश्यक आहे. म्हणून त्यांनी सांगितलंय ना की कुठे सुरुवात करायची, कुठे संपवायचं. पात्र लक्षणांमध्ये सांगितलंय त्यांनी, विशाल लोचना गीत वाद्य तालानुवर्तिनी, कुठे सुरू करायचं कुठे संपवायचं हे नर्तिकेला बरोबर कळलं पाहिजे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये तन्मयता पाहिजे, कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे, पण त्याच्यात हरवून उपयोग नाही आपल्याला. ते म्हणून तर ते मी म्हणते ना की योग आहे ते एक प्रकारचं जाणतेपणी केलेला योग आहे. तर त्यामुळे ते आपल्याला खूप अलर्ट राहणं, प्रेझेन्स ऑफ माइंड, नर्तिकेसाठी प्रेझेन्स ऑफ माइंड इतकं महत्वाचं दुसरं काहीच नाही. त्यामुळे हरवून उपयोग नाही, प्रामाणिक राहायचं. थैंक यू मैम. माधुरी शिंदे जी हाथ ऊपर किया था, सवाल पूछना है तो पूछिए. नहीं वो गलती से हो गया था. ओके ठीक है. इतना अच्छा है कि कुछ सवाल ही नहीं है. जी ठीक है, ओके. उसके बाद गार्गी देव जी, आपने साउंड ऑन किया था, कुछ सवाल पूछना था. Yes, sir. Ma'am, I want to ask a question about dance pieces, not about any particular book. Ma'am, apart from Anga Shuddhi that you mentioned, how can we make our dance more beautiful by adding facial movements like dance pieces like Alaripu or the Shuddha Nritya Prakar, like we have to do jatis in between Sanchari in Varnam, or Tillana we have to do. Yeah, the presentation part of it should be very very graceful, extremely graceful. तो उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करना है. तो अगर हम शुरुआत भी करते हैं अलारिपू की करते हैं तो पूरा ये करके फिर पूरा ग्रेस के ऊपर करना है. या मतलब अंग शुद्ध करना है, लेकिन वो किस प्रकार से हम प्रेजेंट करते हैं. या फिर जति है धड़ा कुटक दिक कुटक दिक तत दी ता रे ता क न क जम दिन ता क. यही है कि यतो हस्तस ततो दृष्टि, आई शुड फॉलो योर हैंड्स. और वो मेरा एक सिंपल फंडा है कि हम जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह से हमें इन्वॉल्व होना है और उसके प्यार में पूरा हो जाना है, खो जाना है, प्यार में रहना है. तो अगर हम वो तो फिर हमारा जो स्माइल है ना वो हमें कंपल्सरी लाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप उमड़ के आ जाता है. तो इस प्रकार से नृत्य जो भी हम करते हैं तो उसके पहले तो हमें उसे गुरु के प्रति श्रद्धा चाहिए. हमारा रियाज बहुत ही परफेक्ट चाहिए. अगर हम रियाज बहुत अच्छा करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो ग्रेस आता है, और जब ग्रेस आता है तो अपने आप हमें इतनी खुशी हो जाती है कि हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं कि अभी हमें स्माइल भी करना है, वो अपने आप आ जाएगा. और जैसे मैं खड़ी रहती हूँ या जैसे मैं एंटर करती हूँ तो मैं पूरा उसमें इतना मुझे खुशी होती है कि मैं नृत्य कर रही हूँ. तो मुझे हमेशा लगता है कि हम खुश हैं इसलिए नृत्य करने के बजाय हम नृत्य करते हैं इसलिए हम खुश हैं. इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे तो ग्रेस अपने आप आ जाएगा, और वो ग्रेस भगवान का ग्रेस है. तो फिर हमें लगता है कि हम सिर्फ माध्यम है और वो हम ग्रेसफुली कर रहे हैं. जैसे फिर अलारिपुता देता किड़तकतई तई, तो कैसे देखना है, कैसे पेश करना है उसे, किस प्रकार से. तो हमें रियाज करते वक्त आईने के सामने करना है. आईने के सामने अगर रियाज करें तो हमें खुद पता चलता है कि हम किस प्रकार कर रहे हैं. और फिर आईना भी जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही होगा. उसके बाद मुझे आईना डिस्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद मुझे आईना नहीं चाहिए. फिर जो भी है रिफ्लेक्शन वो ऑडियंस की आंखों में आ जाते हैं और ऑडियंस ही हमारा आईना बन जाता है. तो वैसे होना चाहिए. मुझे हमेशा, ये मेरी मेथड है, पता नहीं मैं कुछ ग्रेसफुली करना है इसलिए नहीं करती हूँ, लेकिन वो मैं इतने मन से करती हूँ, मुझे इतना आनंद मिलता है डांस करने में, खुशी मिलती है बहुत, कि वो अपने आप को ग्रेस आ जाता है. लेकिन उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. खान साहब पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
जी मैम, मैम मेरा सवाल था, दरअसल आपका जो कल का लेक्चर था रस और भाव के ऊपर, तो मैम मेरा सवाल थोड़ा बड़ा सा हो सकता है। तो मैम मेरा सवाल ये है कि जो आपने कहा कि स्पेशली ऑडियंस पे रस निष्पत्ति होती है और जो एक्टर होते हैं वो भाव लाइक टू हैपन लाइक करते हैं, और आपने ये भी कैथार्सिस जो एरिस्टोटल के पोएटिक्स में उन्होंने मेंशन जो किया है वो भी आपने मेंशन किया था। तो मैम मेरा जो सवाल है थोड़ा लाइक साइकोलॉजिकल है कि मैम कि हमें ये तो पता है कि ऑडियंस में लाइक एक एक्टर जब परफॉर्म कर रहा होता है तो एक एक्टर एक आइडिया कन्वे कर रहा होता है अपनी एक्टिंग से, अभिनय से, और उसका रिजल्ट ऑडियंस के अंदर रस निष्पत्ति होती है कि कोई भी रस वो करे। बट मैम हम ये भी कह सकते हैं कि एज अ ऑडियंस शायद हम लोग के दिलों में और जहन में कुछ ऐसी ख्वाहिशें या क्या गम है कि जब हम कोई चीज बहुत खूबसूरत देखते हैं या कोई ऐसी चीज उससे हम लोग इतना कनेक्ट कर जाते हैं। जैसे मैम एग्जांपल में मैं देना चाहूंगा कि जब आप एक कैरेक्टर से रिलेट करते हैं ऑडियंस में, जैसे स्टेज पे आप एक कैरेक्टर से रिलेट कर रहे हो और मालूम चला कि उनकी मृत्यु हो जाती है स्टेज पे, तो थोड़ा सा अफसोस होगा। बट मैम मुझे लगता है हम ज्यादा मूव तब होते हैं जब शायद एक बाप अपनी बेटी की विदाई कर रहा हो और उनको पाल पोस के बड़ा किया हो, उसमें ज्यादा एज अ फादर या एज अ ब्रदर हम लोग ज्यादा मूव करते हैं। तो मैम आप इसके बारे में कुछ कहिए क्या कि मतलब क्या? जी जी मैम। What is the question exactly you want to ask? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट दैट वी people have so much pain and despair in our own lives that when we see a work of art, so we automatically get moved, like whether it be performative. कि वो साधारणीकरण है, जनरलाइजेशन है। तो नॉट नेसेसरी कि अगर स्टेज पे हो रहा है तो सीता का विरह हो गया राम जी को, तो वो हम दिखा रहे हैं, बट ऑडियंस शायद उससे कनेक्ट होके, जैसे आपने विदाई का कहा, उससे कनेक्ट होके अगर मेरी बेटी या किसी की अभी अभी शादी हो गई है, तो जब राम कुछ दुखदायक कुछ चीजें बता रहे हैं या फिर सीता बता रही है, सीता कह रही है कि मुझे फिर से अग्नि परीक्षा में नहीं दूंगी, मैं चली जाऊंगी, बस वो चिर विरह हो गया। तो अगर वो मैं देख रही हूँ और अगर मेरे ही नजदीकी किसी के रिश्तेदारों के यहाँ कुछ मिसहैप हुआ है, तो मुझे वो याद आएगा और मेरी आंखों में आंसू उसके होंगे। नेसेसरी नहीं है कि मेरे बगल में बैठा इंसान भी वही सोच रहा है। तो वही है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अगर ऑडियंस में बैठे हैं तो हम अपने अपने कंपार्टमेंट में बैठे, हम किसके साथ आए हैं, वो क्या है, वो सब भूल के हम वो वर्क ऑफ आर्ट में पूरे घुल मिल जाते हैं, फिर कैरेक्टर्स के साथ हंसते हैं, कैरेक्टर्स के साथ रोते हैं। स्पेशली आपने अभी जो बोला कि करुण रस के लिए जो भी हमारे अभी अभी सिचुएशन से, हालात से हम गुजर रहे हैं, अगर मुझे कुछ इंजरी हो गई है और मैं देख रही हूँ कि जटायु फड़फड़ा रहा है और वो उसको भी इंजर हो गया है और वो चाहता है कि वो राम जी को बताने तक वो जीवित रहे और उसको वो इंजरी हो गई है, तो मुझे वो मेरे आंखों में आंसू आएंगे। तो वो जटायु के लिए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो मेरे खुद के लिए भी हो सकते हैं। तो यही है अभिनव गुप्ता ने बताया जो साधारणीकरण, यही अपनी शास्त्रीय संगीत की और खास तौर से नृत्य की ताकत है कि ऑडियंस को अपना फसाना याद आता है और उस प्रकार से वो को रिलेट करते हैं और फिर उनके आंसू छलक आते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत मेथड है और बहुत ही बढ़िया चीज है जो हमारे पूर्वजों ने हमें तोहफे की तरह से दी है। 2 प्रोग्राम होने के बाद भी आपने ये तीसरा प्रोग्राम यानी कंटिन्यूअस प्रोग्राम में आप बात कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक्चुअली, क्योंकि इतना ये होना भी बड़ी क्या होते हैं, उसके लिए भी बहुत पेशेंस चाहिए, नहीं तो ऐसा कह देते थे नहीं नहीं अभी मैं थक चुकी हूँ अभी खत्म, ऐसा भी हो सकता था। बट आपने एनर्जी देते हैं क्योंकि
वो उसी में घुल मिल जाना ही आनंद है। मैं यही कहती हूँ, मैं नृत्य करती हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। नृत्य के बारे में चर्चा हो, उसी के बारे में हम बोले, उसी के जहन में रहे, उसी वही हमारे मन में रहे और वो हमारी आराधना हो जाए कि अभी मैं जो बोल रही हूँ वो इदम न मम हो, वो भगवान को अर्पण है। जो भी अगर मैंने किसी को कुछ खुश कर दिया है मन में, तो उनके हृदय सिंहासन पर बैठा जो जगदीश्वर है उससे मुझे ब्लेसिंग मिलने वाले हैं, या ऑडियंस के यहाँ जो बैठे हैं तो उनसे ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, और यही है जो हमारे साथ चिरंतन रहता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी है, अभी भी पूरा मैं बोल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मॅम माधुरी शिंदे, मला एक प्रश्न आहे. सो हाँ, आवाज कम है आपकी. एक मिनिट. मॅम आता बरोबर आहे? हाँ. एक मिनिट. आय विल जस्ट स्टार्ट माय व्हिडिओ ऑल्सो. ओके. तर मॅम ॲक्च्युली कुठलाही आर्ट फॉर्म असेल, मे इट बी डान्स, मे इट बी पोएट्री, सिम्प्लिफिकेशन सो दॅट ऑडियन्स कॅन रिलेट टू इट. कारण कसं आहे ना, आता मिस्टर खान पण विचारत होते की जे ना रेग्युलर भाव आपण बघतो समाजामध्ये किंवा आपल्या घरामध्ये, ते जास्त रिलेट करतात. पण मला असं वाटतं जर आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो आर्ट, तर ते एक इंग्लिश वर्ड आहे कॉग्निशन. ते कॉग्निशन लागतं, कुठला तरी भाव मनातून येतो. सो बेसिकली आजकालचे जे माइंडसेट आहे, एस्पेशली यंगस्टर्स, तर कशा प्रकारचं माइंडसेट हवं त्यांना, जेणेकरून ते क्लासिकल फॉर्म सिम्प्लिफाय करू शकतात? कसं आहे माहिती का, आता मी आय वॉज फॉर्च्युनेट इनफ टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कोरियोग्राफी. तो मुझे बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसा मौका मिला कि विवेकानंद जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के लिए तेजो निधि नाम से स्वामी विवेकानंद के ऊपर मुझे डांस ड्रामा के लिए पूछा था. तो मैं वही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी कि मुझे क्या करना है. विवेकानंद जी तो डांस नहीं करेंगे, तो उनका जो व्यक्तित्व है उसे मुझे लाना है. तो मुझे वो नरेंद्र कैसे था, फिर वो कैसे हो गए, ये तो आएगा, लेकिन उनके विचारों पर आधारित मेरा एक एक नृत्य होगा, और उसका पूरा जो स्क्रिप्ट है वो मैंने खुद ही लिखा हुआ होगा, तो ही मैं उसको जस्टिस कर सकूंगी. ऐसे सोच के मैंने पूरा उसमें 8 सॉन्ग्स, उसके 8 एपिसोड्स हो गए, जिसको मतलब सेमी डांस ड्रामा, उसको हम डांस ड्रामा भी नहीं बोल सकते, ज्यादा डांस ही था उसमें, और विवेकानंद के किरदार भी था. और उनको मैंने सिर्फ एक लाइन में, मेरी बेटी ने किया था, एक लाइन में मैंने उसको डायरेक्शन दिया था कि आपको विवेकानंद की एक्टिंग नहीं करनी है, आपको विवेकानंद ही होना है बस. तो इस प्रकार से, क्योंकि सामने सब वेलवर्स भी लोग थे और उसके बहुत सारे प्रयोग हुए. एक प्रयोग में आपको यंगस्टर्स के बारे में पूछा इसलिए बताती हूँ. तो सामने 10,000 यंगस्टर्स थे, युवा थे, जो युवा दिन था, जैसे जनवरी 12 जनवरी, और पूरे जगह से, भारत भर से युवा वहां पे इकट्ठा हुए थे. उनके लिए तेजो निधि का प्रयोग था. तो वो करके मुझे लगा कि इतना, और पूरे मतलब ग्राउंड पे था, ऐसे नहीं कोई ऑडिटोरियम में था, तो पूरे ग्राउंड में था. तो मुझे लगा कि किस प्रकार से मैं उन सबको बांधे रखूं, क्योंकि क्लासिकल डांस एक तो है, एक तो स्वामी विवेकानंद जी का वो विचार है, ऐसे नहीं कि वो बहुत सिंपल तो नहीं है, तो इस प्रकार से करना है. तो मैंने डांस में उसको इस प्रकार से ढाला, उसको इतना इंटरेस्ट, क्योंकि मेरा पहला उसूल है कि हमें एनलाइटन करना है, सब ठीक है, लेकिन वो एंटरटेनिंग होना ही चाहिए. एंटरटेनमेंट 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 होना ही चाहिए, क्योंकि मैं अगर ऑडियंस की कुर्सी पे बैठूं तो मुझे वो अच्छा भी लगे, लेकिन उसमें से मुझे कुछ मैसेज भी मिले, कुछ सीख भी मिले, कुछ मुझे आनंद भी मिले. तो मुझे लग रहा था कि इतने सारे लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको वो सब एक जगह पे बैठना 1 घंटे के लिए और इस प्रकार से ये सब कहना, तो मैं क्या कर सकती हूँ. तो मैंने विजुअल माध्यम का भी प्रयोग किया. पीछे वो सब विजुअल स्लाइड्स भी थे, हम आगे नृत्य कर रहे थे, कहीं पे हम रुकते थे, कभी हाथ में दिए थे, कभी मैं बीच में कुछ, और पूरा वो उनकी आवाज, विवेकानंद जी का मेरा स्क्रिप्ट था. तो वो सब वो क्या कहना चाहते हैं, इस प्रकार से हुआ. और जब वो प्रोग्राम फिनिश हुआ
पूरे 10,000 लोग खड़े होके उन्होंने तालियां बजाई। तो पूरे ये आम ऑडियंस था, उनको कभी भरतनाट्यम, उन्होंने ऑडियंस में बच्चे थे, भरतनाट्यम भी कभी देखा नहीं होगा, विवेकानंद जी का शायद ही आजकल पढ़ने को मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि एक बुक एक वक्त सिर्फ एक ही आदमी या ज्यादा से ज्यादा 2-3 आदमी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नृत्य के माध्यम से अगर हम कुछ विचार पहुंचाना चाहते हैं तो एक ही वक्त 10,000 लोगों के जहन में हम वो विचार बहुत ही प्रभावी तरीके से हम वो पहुंचा सकते हैं। और यही डांस की ताकत है, वो सिंप्लीफाई भी हो जाता है। देखिए किसी को वो हिंदी में है पूरा, तो किसी को हिंदी भी पता नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। मैंने अमेरिका में भी उसका प्रयोग हुआ, जहाँ पे शिकागो में सर्वधर्म परिषद के लिए स्वामी जी गए थे, वहां पे भी वो प्रोग्राम हुआ। तो अलग अलग किस्म के लोग थे, उनको शायद इनका फिलोसॉफी पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो ये सब है जिसका पूरा, एक तो रिसर्च बहुत अच्छा करना चाहिए, रिहर्सल बहुत अच्छे करनी चाहिए, और बहुत ही ऑनेस्टली हमें वो रखना है। जो स्वामी जी के विचार है उसके वहां पे तो हमें पूरा सरेंडर होना है, और हमें ये जान लेना है कि हम बस माध्यम है और हम ये कर रहे हैं। तो ये तो मुश्किल चीज थी, बाकी तो ठीक है, मीराबाई भी मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। मीरा समझना मुश्किल है, अष्टपदी समझना मुश्किल है, लेकिन वो खैर थोड़ा बहुत हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये स्वामी जी जो कह गए उसे हमें ये बताना है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार से स्टडी करनी है और ऑडियंस को भी अच्छा लगे, सुकून लगे, ये सब ताकत इस कला की है। अगर कुछ है वो स्वामी जी का ही है, उन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया तो उस प्रकार से किया। तो यही है। तो अगर ये जो आजकल के हम यंगस्टर्स बोलते हैं ना, उनको अगर हम अच्छी चीजें सही ढंग से अगर हम देते हैं और उन्हें ये पता चलता है, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। ये मैंने बहुत जगह पे देखा। एक बार ऐसे आर्किटेक्चर कॉलेज में लेक्चर था, तो मैंने सब लेक्चर देने के बाद मैंने पूछा कि पहली बार वो भरतनाट्यम देख रहे थे, और आर्किटेक्चर को स्पेस और टाइम, मैंने वो आर्किटेक्चर का भी मैं पढ़ के गई थी, तो वो डांस में कैसे लाना है इस प्रकार से मैंने कोरियोग्राफी की थी। तो और सब सामने ऐसे ज्यादा से लड़के ही थे, और वो ऐसे बैठे थे कि अभी क्या डांस तो कंपलसरी अभी देखना है, वो भरतनाट्यम का कुछ जानते नहीं है और हम बैठे हैं। तो पहले तो 1 मिनट के लिए वो ऐसे थे, फिर बाद में ऐसे बैठ के उन्होंने पूरा देखा। और फिर मैंने बाद में पूछा कि आपको अगर कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो उन्होंने बोला मैडम एक पहला सवाल तो ये है, व्हेन आर यू कमिंग नेक्स्ट। तो ये चीज है कि जिनको कुछ पता नहीं है उनको भी वो इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे ही अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में पूरा यूनिवर्सिटी के लिए भी एक प्रोग्राम था, तो वहां तो पूरे यंगस्टर्स हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं है, वो इंडियन भी नहीं है, फिर भी अगर हम उनको अपने ढंग से अगर हम बताएंगे तो वो बहुत अच्छा रिसीव करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा रिसीव करते हैं। तो बस करते रहो, कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। सिंप्लीफाइंग इज अ वेरी बिग आर्ट। आई मीन वो डांसर का या And किसी भी simplifying is very good and very difficult. Very difficult है। I know that's why बहुत मुश्किल करके हम चीजें कर सकते हैं, तो लोग कहेंगे बहुत मुश्किल था, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे भी हो सकता है। और सिंपल करके हम बताएंगे तो सिंपल मतलब उसके फ्रेम में रह के ही जितना सिंपल हो सके। तो मुझे हमेशा लगता है कि हम सिंपल तो होना है, लेकिन ऑडियंस को भी हमें ऊपर उस तरफ लेके जाना है कि ये ऐसे भी होता है। तो मैंने शबरी किया था, तो शबरी करने के बाद लोगों, वो सब बच्चे थे, वो सब मुझे मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा कि ये उनको तो शबरी पता नहीं था, आजकल वो कॉन्वेंट और इसमें तो पता नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें वो शबरी बहुत सुंदर लगी आपकी, वो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से वो हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती है, बाय गॉड्स ग्रेस। लेकिन वो तो आर्टिस्ट का ही है ना, मतलब एक्सेलेंस होता है एक्चुअली। हाँ, वो तो हमें दिन ब दिन वो उसे बढ़ाने में लगे रहना चाहिए। कि कल हुआ वो मेरे आज का प्रोग्राम देख के अगर कोई कहेगा कि कल का प्रोग्राम आपका बहुत सुंदर था, तो मैं फेल हो गई ना उसमें फिर।
मेरा पहला परफॉर्मेंस आपको याद नहीं आना चाहिए, आज कभी नहीं चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल, ये बहुत हमें ठान लेना है और हमें करना है। और जितना नॉलेज जितनी जगह से मिले उसे गैदर करते रहना चाहिए, अपने आप में ढालते रहना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा, मुझे ऐसे लगता है कि नटराज जो है वही एक परफेक्ट है। हम तो परफेक्शन के इसमें ही हमारी जर्नी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो बस इसी में आनंद है, जर्नी में ही मजा है। सो थैंक यू। एक एक मूर्ति बनने के बाद उस कलाकार को उतना शायद आनंद नहीं होता जो मूर्ति बनाते वक्त आनंद होता है, क्योंकि वो जर्नी है जैसे आपने कहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। का बहुत लेट हो चुका है एक्चुअली। मैं नीलिमा ताई से भी कुछ सवाल पूछने वाला था कि वो कल रविशंकर जी की लाइब्रेरी जाके आए, क्या क्या हाथ लगा हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी हम कुछ शेयर कर सके उसके बारे में। बट अभी बहुत समय हो चुका है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और अपने अनुभव हम सभी जो है, जो भी हमारे पास अच्छा है हम सबके साथ बांटते रहे, बस यही हमें सीख मिली है और हम ये करते रहेंगे। तो आज का सत्र यहाँ पर हम रोकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू।